गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, 10 सितंबर 2021 को हमने बायोफ्यूल मंथ की समाप्ति की। 15 सितंबर को कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई और इसके बाद पिछले शुक्रवार हमने सीखा एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, जिसके बाद अब भारत के 142 तालुकाओं में प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्यारंभ हो चुका है। दोस्तों, अब हमारे खेत खलिहानों में तैयार हुए बायोमास से हम गैस की निर्मित करेंगे और सिर्फ हमारे गली कूचे में, हमारे तालुका में, हमारे राज्य में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम इसे बेचेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे और यही है आज का विषय, इंडियाज फॉरेन ट्रेड, भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दोस्तों, तैयार हो जाइए इस दमदार पावर पैक्ड ऐसे इस टॉपिक के लिए। लेकिन इसके पहले हम आज के इस वेबिनार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी एंटरप्रेन्योर से मेरी यह दरख्वास्त है कि कृपया अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ एक नोटपैड, पेन और पानी की बोतल रखें। ध्यान रखिए, आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी कृपया इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर इंटरनेट कनेक्शन या और किसी वजह से आपका यह सेशन मिस होता है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रोग्राम के खत्म होते ही इसकी ऑडियो और वीडियो फाइल शेयर की जाएगी। आप सभी अपने अपने फ्रंट एंड कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके इस फाइल को हासिल कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर की गई है, कृपया इसे क्लिक करके आप अपना फीडबैक हमें भेज दीजिए। याद रखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं एमबी वीडियो के साथ।
अब मैं आप सभी के सामने एमसीएल का विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप इसे मेरे साथ पढ़िए, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसे मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे, हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करे। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाए। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के थॉट ऑफ द डे यानी कि आज के सुविचार के साथ। और आज का सुविचार है ट्रेड इज अ सोशल एक्ट। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड इज अ सोशल एक्ट, जिसका मतलब है
व्यापार यह एक सामाजिक कार्य है। जी हाँ दोस्तों, और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे एमसीएल फैमिली में ऐसे लीडर्स मौजूद है जो अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी का, दूसरों की ख्वाहिशों का ख्याल रखते हैं। और ऐसे ऐसे ही एक लीडर को आज मुझे इस मंच पर आमंत्रित करते हुए बेहद खुशी हो रही है, जिनके जीवन का मकसद ही है किसानों की खुशहाली, और उसे हासिल करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट सहस्त्रम का सपना देखा और उसे साबित करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। वो खुद काफी अच्छे थिंकर है और उससे बेहतर काबिल वो एक एग्जीक्यूटर भी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, वो एक अच्छे स्पीकर भी है। अपने उत्तम वक्तृत्व से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। तो चलिए तैयार हो जाइए, आमंत्रित करते हैं एक दमदार स्पीकर, काबिल एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन ये जो कंसेप्ट है वो 1948 में शुरू हुआ था एंड उसके बाद में वो आज एक रियलिटी बन के हमारे सबके सामने खड़ा है। एयर पॉल्यूशन की अगर हम रियलिटी चेक करते हैं तो आज के दिन में हर साल में 70 लाख लोग ये सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से मरते हैं। और अगर भारत की बात करते हैं तो हर अपने 23 सेकंड के बाद में एक इंसान एयर पॉल्यूशन से भारत में जो है उसकी डेथ होती है। अभी ये एयर पोल्यूशन चेक करने के लिए एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IQ एयर। वो हर साल 106 कंट्रीज के सैंपल कलेक्ट करके पूरे दुनिया में एयर का क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है ये चेक करती है। और लास्ट साल में उसका जो रिपोर्ट सामने आया उसमें जो दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज है, 30 टॉप 30 सिटीज उन्होंने दिया है, उसमें से 22 सिटीज जो है वो भारत की है। और इसके बाद जो उन्होंने नंबर 1 जो एक लिस्ट रहता है जिसमें पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो उसमें भी नंबर 1 पॉल्यूटेड कैपिटल यानी जो राजधानी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है उसमें दिल्ली का नंबर आता है। और ये दिल्ली का नंबर आज नहीं, लगातार 3 साल से दिल्ली पूरे दुनिया में कैपिटल वाइज सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। अभी ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बिकॉज जस्ट कल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है या एयर क्वालिटी के इंडेक्स है वो उन्होंने इससे पहले 2005 में जो डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स है जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर हो गया, उसके बाद में SO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गए, तो इसके कुछ लेवल्स अपने एयर में कितने होने चाहिए इसकी गाइडलाइन होती है। 2005 के बाद उन्होंने कल जाके इसकी एक रिवाइज्ड गाइडलाइंस पूरे दुनिया को दी है। और इसके हिसाब से उन्होंने जो परिस्थिति है उसको कंसिडर करके ऐसे बताया है कि अगर ये गाइडलाइंस फॉलो होती है तो हम पूरे दुनिया में जो एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ हो रही है उसको 80% से रिड्यूस कर सकते हैं। अभी ये जारी होने के बाद में पूरी दुनिया एंड पूरे कंट्रीज अपने अपने हिसाब से एयर पोल्यूशन कैसे रिड्यूस करे इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन ये कैसे जनरेट हुआ और उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके दो ये है, आई वुड से द वेज इन विच हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। एक तो है टेम्पररी सॉल्यूशंस जिसको हम यूज कर सकते हैं और एक है परमानेंट सॉल्यूशंस। तो अगर टेम्पररी सॉल्यूशंस सोचते हैं तो टेक्नोलॉजीज जिसमें बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है और उस टेक्नोलॉजी से एक कुछ हम टॉवर खड़े कर सकते हैं जो कि पोर्टेबल भी रह सकते हैं। छोटे व्हीकल में अगर हमने टॉवर बनाया जो कि पॉल्यूटेड एरिया है वहां की एयर जो है वो सक करेगा यानी CO2 लेगा, और वो CO2 को अगेन हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, वो कार्बन रहता है तो कार्बन को हाई प्रेशर से डायमंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको सिंपल इंक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया टेम्पररी सॉल्यूशंस की हम जो एयर है उसको हम सक करके उसमें से CO2 निकाल रहे हैं। बट देन अगर हम ये सोचते कि हमें इसका कुछ अभी फॉर अ टाइम भी परमानेंट सॉल्यूशंस चाहिए, तो परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
बट देन उससे पहले इसी टेम्पररी सॉल्यूशंस जो है और जो एकदम फिजिबल इकोनॉमिकली वायबल अगर हम सोचते हैं, तो एक सॉल्यूशन की स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी। दिल्ली के ही एक लड़का था जिसका नाम था प्रतीक शर्मा, और उनकी जो माताजी थी उनको हमेशा एयर पोल्यूशन या तो फिर जो डस्ट है उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। वो हमेशा अपने घर में वो ओढ़नी कवर करके रहती थी और डस्ट एलर्जी या पोल्यूशन से बचती थी। उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने एक काम किया, वो अपने नीचे के उन्होंने एक मास्क उठाया और वो अपने माताजी को दिया। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जब बाहर जाना पड़ता था तो उनकी माताजी वो मास्क या ऐसे कुछ यूज नहीं करती थी। तो उससे उनको एक आइडिया सूझा, जिन्होंने एक नाम दिया उसको नेजो फिल्टर, यानी एक सिंपल स्टिकर। जो स्टिकर को हम निकाल के अगर हम नोज पे इधर रखते हैं तो वो एक एयर फिल्टर करके काम करता है। यानी हमारे बॉडी में जो एयर जा रही है उसको फिल्टर होके वो अपने लंग्स के तक लेके जाएगा। सो अगेन आई वुड से दिस इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, बिकॉज बाहर पोल्यूशन वैसे ही है। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम एयर पोल्यूशन से बचने के लिए घर में बैठते हैं, तो घर में एयर पोल्यूशन इज 4 times मोर देन कंपेयर टू द आउटसाइड पोल्यूशन। तो अभी परमानेंट सॉल्यूशंस तो ये है कि हम इंडस्ट्रीज बंद कर दे। दिस इज बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही एयर पोल्यूशन बाहर निकला है। लेकिन आज के मोमेंट पे ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। दिस इज बिकॉज जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन, हमारी आबादी बढ़ रही है, उसकी नेसेसिटी बढ़ रही है, और वो नेसेसिटी के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। और ये नेसेसिटी अगर हम सेटिस्फाई नहीं कर सके तो एक डिफरेंट तरह का पूरा केओस पूरे दुनिया में शुरू हो जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन नहीं है। बट उसमें ही जो इंडस्ट्रीज में एनर्जी यूज किया जाता है या जो फ्यूल यूज किया जाता है, अगर वो फ्यूल रिन्यूएबल रहे, जैसे कि हम बोल सकते हैं बायो सीएनजी। सो बायो सीएनजी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द बायोमास, जिसमें हम नेचुरली फर्मेंटेशन या डाइजेशन के इससे हम बायो सीएनजी तैयार करते हैं। बायोमास कंबक्शन की वजह से भी बहुत सारे जो है एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इसकी वजह से ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि हम पूरे इंडस्ट्री के फ्यूल को ही हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर। उसके बाद में हम आते हैं सस्टेनेबल सोल्यूशन। अभी ये सस्टेनेबल सोल्यूशन ये है, पूरे नेचर में ही एक ऐसी मशीन बनाई गई है, एक ऐसी मशीन कि जिसके वजह से वो मशीन पूरे एटमॉस्फेयर में का CO2 जो है वो लेती है और ऑक्सीजन देती है। अभी हम ये मशीन के बारे में सोचेंगे कि ये मशीन क्या है। सो दैट इज नथिंग बट हमारे ट्रीज, हमारे पौधे। अभी ये ट्रीज जो है वो नेचुरली CO2 लेते हैं, O2 जो है उसको एग्जॉस्ट करते हैं। इसके लिए जो हीरोज है अभी, लेकिन हम इस मुकाम पे आके पहुंचे हैं कि यहाँ पे सिर्फ प्लांटेशन या इससे काम नहीं होगा, हमें बहुत बड़े लेवल पे फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने डिफॉरेस्टेशन किया है वैसे हमें फॉरेस्टेशन का काम करना पड़ेगा। और इसके फॉरेस्टेशन में इंडिया में ऐसे बहुत सारे हीरोज है जिन्होंने ये काम किया है, जिसकी स्टोरीज मैंने हमेशा आपके साथ शेयर भी की है। तो ये हेक्टर्स एंड हेक्टर्स लैंड पे एक ट्रीज प्लांटेशन या फॉरेस्ट प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। बट अभी हम इस मुकाम पे आ चुके हैं कि हमें ये काम एग्रेसिवली करना पड़ेगा। और जब हम एग्रेसिव का नाम लेते हैं तो पूरे दुनिया में हमें एक कंट्री सामने आती है और वो है चाइना। चाइना ने मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड लिया है विथ रेफरेंस टू फॉरेस्टेशन। चाइना के पास जो फर्स्ट चैलेंज है वो है उसका पॉपुलेशन। उसके पास में जो सेकंड चैलेंज है वो है उसका डेजर्ट। चाइना में 24% लैंड इज कवर्ड बाय डेजर्ट। और जब चाइना को लगा कि यहाँ पे फॉरेस्टेशन करना चाहिए तो उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया जिसमें ना कि डेजर्ट बट जो डेजर्ट का सराउंडिंग एरिया है, विच इज 2500 माइल, उसको उन्होंने ट्राई किया कन्वर्ट करने में फॉरेस्टेशन। अभी ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने जो वहाँ के एंटरप्रेनर्स है उनको भी आह्वान दिया। उन्होंने जो पूरी पब्लिक है उनको बोला कि आपको इस पूरे बाउंड्रीज पे प्लांटेशन करना है। और जो लोग फिजिकली वहां पे जाके प्लांटेशन नहीं कर सकते उनके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऐप बनाया, जहां से वो फॉरेस्टेशन के या प्लांट्स के लिए डोनेट कर सकते हैं। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको गवर्नमेंट ने पैसे देके वहां पे प्लांटेशन करने के लिए लगाया। तो इस तरीके से ये मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं, वैसे ग्रीन वॉल ऑफ चाइना 2050 तक वो कंप्लीट कर देंगे। और उसके हिसाब से उनका जो अभी फॉरेस्ट कवर है विच इज 5%, वो 15% तक बढ़ जाए। इस तरीके से एग्रेसिवली चाइना फॉरेस्टेशन पे भी काम कर रहा है। अभी जब हम एमसीएल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, एमसीएल बायोफुल एस्टेट की बात करते हैं, तो वहां पे सिर्फ CH4 जनरेट नहीं होगा,
लेकिन उसी के साथ में जब भी आपको एक गाइडलाइन दिया जाता है बाउंड्री वॉल का, उसी के साथ में आपको गाइडलाइन दिया जाता है कि हमारे साइड पे हमें ट्री प्लांटेशन कैसे करना। तो वो सिर्फ फैक्ट्री CH4 जनरेशन के लिए नहीं बनेगी, वो एक फैक्ट्री रहेगी जहाँ पे O2 जनरेशन भी उतने ही प्रति में होगा जितना CH4 जनरेशन होगा। अभी अगर इस फैक्ट्री से इस तरीके से हम नेचर का आयात और निर्यात जो है वो शुरू करेंगे। उसके साथ में अभी जो नया ट्रेड है, ये ट्रेड नेचर के साथ में कैसे हो सकता है, इसी के समझने के लिए अभी मैं एक ऐसे स्पीकर को बुलाना चाहूंगी जो कि अभी नहीं पर आज से 15 साल पहले वो इसकी स्टडी कर रहे थे कि 30 साल बाद में जो फैक्ट्रीज तैयार होगी और उसमें से जो प्रोडक्ट्स तैयार होंगे, वो प्रोडक्ट्स को हम भारत के आयात निर्यात में उसका महत्व या योगदान कैसे कैसे रहेगा। एक ऐसी व्यक्ति जिनकी दूरदृष्टि की वजह से आज MCL इस मुकाम पे है, और एक ऐसे व्यक्ति जो हर शुक्रवार को अपने विचारों के साथ अपने विचारों की हमारे साथ आयात निर्यात करते हैं। सो लेट्स वेलकम हमारे MCL के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गुलाब सर। थैंक यू वेरी मच। Madam, I will take some time, just 1 minute. Mangesh sir, will you please continue for a minute? जी हाँ, सो थैंक यू वेरी मच। एंड जैसे कि मैम ने बताया कि आयात निर्यात, दोस्तों सर हमेशा अपने विचारों की आयात निर्यात करते हैं और जिसका फल हम आज देख रहे हैं कि जो 142 तालुकाओं में काम शुरू हो चुका है। दोस्तों हमारे एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करने के लिए दिन रात जो सोचते हैं और नई नई चीजों को हमारे सामने रखते हैं डॉक्टर श्याम सर, और आज हम देख रहे हैं कि जिसकी बदौलत आज सभी एंटरप्रेन्योर्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, न कि सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए बल्कि अपनी तरफ से लोगों को, समाज को, अपने देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए। सो दैट इज रियली वंडरफुल। दोस्तों आज पूरी दुनिया में MCL का नाम हो चुका है। सारे लोग अब MCL का लोहा मानने लगे हैं। आप सभी लोगों की कारणवश आज हम सभी को काफी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। दोस्तों गांव में, हर तालुका में, हर जिले में, हर राज्य में अब MCL फैल चुका है, जिसका कारण है बस आप लोगों ने जिस प्रकार से MCL के ऊपर भरोसा रखा है, और हर बार जब भी सर हमेशा हमें जो कुछ भी सिखाते हैं उसे आप पूरे दिल से इसे एग्जीक्यूट करने में जुट जाते हैं, वो काबिल तारीफ है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप सभी का ये विश्वास साथ है और इसीलिए अब हम इसका आगे का रूप जो है वो जानने वाले हैं, और वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने इस व्यापार को इस देश से बाहर लेकर जाना है, जो सपना श्याम सर ने देखा है, जो कि हमारे किसान को राजा बनाने का। उसे अगर राजा बनाना होगा तो हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना ही होगा। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे बिजनेस को लेकर जाने के बाद ही हम हमारे किसानों को एक नया प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, और जिसके तहत हम किसानों को फिर से एक बार राजा बनाएंगे और हमारे देश को सुजलाम और सुफलाम बनाएंगे, और जिसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा आप सभी लोगों का, जो हर शुक्रवार यहाँ पर आते हैं और नई नई चीजों को सीखते हैं। याद रखिए कि आपकी ये सीख ही है जिसके वजह से हम आज लोगों का विश्वास संपादन कर चुके हैं। तो इट इज रियली वंडरफुल। आप लोगों के साथ काम करते हुए बेहद खुशी होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार बने रहिए और नई नई चीजों को इस प्रकार सीखते रहिए। कहते हैं डोंट जस्ट लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, लर्न द ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ बिजनेस करने के जो नुस्खे होते हैं वो सीख कर कुछ नहीं होने वाला है। हमें एक्चुअल बिजनेस क्या होता है वो सीखना बहुत जरूरी है। आज हम में से कई लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, लेकिन फिर भी उनका अगर जज्बा हम देखें तो उसे काबिले तारीफ है। आज हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र बाकायदा कई ऐसे काम करते हुए बिताई है, जिसके तहत
सोशली वो काफी अच्छे कनेक्टेड है, और तभी ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद अपने करियर की शुरुआत की है, लेकिन इन दोनों का मकसद एक ही है। मकसद है हमारे किसान की खुशहाली, हमारे देश की तरक्की, हमारे देश को सुजलाम सुफलाम बनाना है। और इसीलिए आप सभी लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसी प्रकार बने रहिए, लगे रहिए, और जल्द ही हम आज के इस विषय की ओर बढ़ेंगे, जब डॉक्टर श्याम सर हमें बताएंगे कि हम किस प्रकार हमारे इस बिजनेस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इस व्यापार को, हमारे इस बिजनेस को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाने के लिए जो आगे की चीजें सीखेंगे हमारे डॉक्टर श्याम सर की तरफ से। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बात बता दूं कि अगर ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों को दुनिया बेवकूफ मानती है, वो लोग जब अपना करियर बनाने पर आ जाते हैं तो वो करियर नहीं, सीधा इतिहास बना देते हैं। जी हाँ, सीधा इतिहास बना देते हैं। करियर उनके लिए फिर बहुत ही छोटी सी चीज होती है। दोस्तों, जिस प्रकार हमने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जब हमने एमसीएल लोगों तक लेकर जाने की शुरुआत की थी, तब लोगों ने भी शायद हमें ही पागल ही कहा था। और उसके बाद हम डटे रहे, लोगों को जाकर मिलते रहे, अपनी बात उन्हें बताते रहे, अपना काम हम बखूबी निभाते रहे। और आज हम ये कह सकते हैं कि अब हमें करियर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब हम इतिहास बनाने जा रहे हैं, और इसके साक्षी आप सभी लोग हैं। आज लगभग 20 लाख, जी हाँ दोस्तों, लगभग 20 लाख स्टेक होल्डर्स, जैसे कि प्राची मैडम हमेशा कहती है कि ये हमारे मेंबर्स नहीं, ये हमारे भागधारक नहीं, ये हमारे मेंबर्स है, ये हमारे फैमिली मेंबर्स है, स्टेक होल्डर्स है। जो 20 लाख लोगों ने हम पर विश्वास रखा है, उन 20 लाख लोगों का विश्वास हम अब सार्थ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, हम शुरू कर रहे हैं एक नया मूवमेंट अंतरराष्ट्रीय व्यापार का। तो चलिए फिर से एक बार सुनते हैं ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, एक ऐसे व्यक्तिमत्व से जिन्होंने अपने आयुष्य के 2 दशक लगा दिए हैं इस सपने को साकार करने में। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आपके सामने आ रहे हैं हमारे एमसीएल के रचनाकार, शिल्पकार, सलाहकार डॉक्टर श्याम खोलप सर। थैंक यू वेरी मच मंगेश सर, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों कि मैं आज आपको टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाया। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं ये कर नहीं पाया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो नमस्कार, और मैं एक बार फिर से आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है इंडिया फॉरेन ट्रेड। ट्रेड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्रेड यानी 2 चीजों के बीच में व्यापार, 2 वस्तुओं के बीच में व्यापार। अभी ये व्यापार की शुरुआत कैसे हुई अगर आप जानेंगे तो लगभग 6 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर मानव, मनुष्य की उत्पत्ति हुई। 6 करोड़ साल से के बाद वो सिर्फ बाकी के पशु जैसे, बाकी के एनिमल जैसे वो अपने शिकार के लिए यहां वहां ढूंढता था। लेकिन उसके बाद एक वजह जिसकी वजह से वो एक जगह बैठ के बस्ती करने लगा, वो वजह थी एग्रीकल्चर, वो वजह थी कृषि। जिस दिन उसने एक खोज की कि मैं यहां जमीन से अपने खाने के लिए तैयार कर सकता हूं, वो वहां जाके एक बार परमानेंटली रहने लगा। जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग रहने लगे, वैसे उस चीज को वो गांव में तब्दील हो गई। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में कहीं भी जहां संस्कृति का, मानवीय जो सोसाइटी है उसका जो जन्म हुआ है, वो वैसी जगह पे हुआ है जहां कृषि, जहां खेती बहुत अच्छी होती थी। और जैसे ये गांव शुरू हो गए, बाद में लोगों की जरूरतें बढ़ गई, लोगों को वस्त्र, अनेक बाकी की चीजें लगने लगी।
तो वही गांव के कुछ लोग, फिर कुछ लोग लकड़ी की चीजें बनाने लगे, कुछ लोग लोहे की चीजें बनाने लगे, कुछ वस्त्र बनाने लगे, कुछ चपले बनाने लगे, और कुछ लोग अपने सर्विसेज देते थे। अभी सर्विस यानी क्या, सेवा यानी क्या? तो कुछ लोग ऐसे थे जो हकीम वैद्य बन गए, कुछ लोग ऐसे थे जो अध्यापन करने लगे, और यही सब लोग अपने आपस में ये प्रोडक्ट, ये वस्तु, या ये जो उनकी सेवा है, वो आपस में लेन देन करने लगे। और ये लेन देन होती थी बार्टर सिस्टम से, यानी वस्तु विनिमय पद्धति से। दोस्तों उस टाइम पे और काफी सालों तक हमारे यहाँ ये चलन, और पूरी दुनिया में ये चलन नहीं था। धीरे धीरे ये गांव बढ़ने लगे, एक गांव का रूपांतर शहरों में होने लगा, शहरों का राज्यों में होने लगा। ये व्यापार दो शहरों के बीच में, दो राज्यों के बीच में हो गए, और ये आगे बढ़ के ये राज्य फिर अपने राष्ट्र, नेशंस बने, और दो नेशन, दो राष्ट्रों के बीच में भी ये व्यापार शुरुआत हुई, और इसी को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। लेकिन दोस्तों बहुत साल तक, काफी साल तक ये सभी प्रकार के जो व्यापार थे वो बार्टर सिस्टम से, यानी वस्तु विनिमय के सिस्टम से हुआ करते थे। सिर्फ हाल ही में कुछ सालों तक ये अभी चलन के स्वरूप में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, दो देशों के बीच व्यापार है, वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव यानी क्या कि दोस्तों जो चीज हम अपने देश से दूसरी जगह भेजते हैं उसको हम निर्यात कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं, और जो चीज हम लोग बाहर से अपने देश में लाते हैं उसको हम आयात कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। अगर हमारा एक्सपोर्ट, ऐसा समझे कि एक्सपोर्ट 100 रुपए का है और बाहर से चीज हम लोगों ने जो लाई है वो 80 रुपए की है, तो 20 रुपए अपने बचते हैं, 20 रुपए अपना प्रॉफिट होता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रेड। लेकिन ऐसी चीज ही जहां, ऐसा व्यापार की जहां हम लोग 100 रुपए की चीज बाहर दे रहे हैं और 120 रुपए की चीज बाहर से हम लोग मंगा रहे हैं, तो उसे निगेटिव व्यापार ऐसा कहा जाता है, कि जिसमें 20 रुपए हमारे ज्यादा हमें देने पड़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन दोस्तों क्या ये पूरी दुनिया की आबादी, ये दुनिया की संस्कृति, ये जब से है, ये ऐसा कहा जाता है कि 40,000 साल से मानव ने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की शुरुआत की है। ये 40,000 सालों का अगर आप देखोगे, फॉरगेट, 40,000 साल की बात नहीं करते। आज हम लोग कब कहा है, हम है 2021 में, 2021 साल है, तो कहीं ना कहीं एक से शुरुआत हुई होगी। आज हम 21वीं सदी में है, तो कहीं ना कहीं ये 2000 साल और आगे 21वां सेंचुरी चालू है। तो इन सारे सालों में सिर्फ उसकी बात करते हैं, बीसी की बात नहीं करते, बिफोर क्राइस्ट की बात नहीं करते। ये 2000 सालों में 80%, 80% ऑफ द टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने वाला अगर कोई देश था तो वो था भारत। दोस्तों 2000 सालों में से 1600 साल हम लोग पूरी दुनिया के महान ऐसी अर्थव्यवस्था थे, सबसे बड़ा बिजनेस हम लोग ही करते थे। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम जिस तरह का व्यापार कर रहे थे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी पूरी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी यानी क्या, तो किसी भी, जैसे हम लोग एक दूसरे को पूछते हैं कि तेरी इनकम क्या है, कितने आप लोग कमाते हैं, वैसे भी किसी भी देश की जीडीपी यानी उस देश में जो वस्तुएं तैयार होती है, जो सेवाएं तैयार होती है, उसका एकत्रित मूल्य करके होता है जीडीपी। यानी एक देश में एक देश कितना कमा रहा है, ये कैसे हम लोग देखेंगे, तो उस देश में क्या क्या उसकी निर्मित हो रही है, वस्तुओं की निर्मित हो रही है, सेवा की निर्मित हो रही है, और उसका एकत्रित, उसका वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसको कहते हैं जीडीपी। हर देश की अपनी अपनी जीडीपी है, पूरी दुनिया की अपनी एक जीडीपी है। लेकिन क्या आपको अंदाजा है, इस पूरी दुनिया की जीडीपी में 35 से 40% जीडीपी सिर्फ भारत की थी। भारत इतना प्रभावशाली था, इतना बिजनेस में बहुत आगे था कि आज की तारीख में मैं आपको एग्जांपल भी नहीं दे सकता। क्या एग्जांपल दूं मैं, यानी ऐसा भी मैं नहीं कह सकता कि उन दिनों भारत, उन दिनों का अमेरिका था, उन दिनों का जापान था। यानी आज अमेरिका और भारत में, जापान और भारत में जितना डिफरेंस है, वैसा डिफरेंस बाकी के देशों में था, ऐसा भी नहीं बोल सकता हूं मैं।
मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूं कि भारत इतना आगे था कि ये मैं एग्जांपल तो दे ही नहीं सकता, लेकिन बाकी के सभी जो देश अभी आप देख रहे हैं ना, वो सभी देशों को आप आदिवासी कह सकते हैं, इतने आगे हमारे भारतवर्ष से, हमारा पूरा भारतवर्ष था इस बिजनेस में। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों, इस देश में अभी क्यों हम लोगों ने इतनी बड़ी जीडीपी की, क्यों हमने इतना बड़ा बिजनेस किया, तो इसके कारण है। नंबर 1 कारण यह है कि हमें कुदरत ने इतना सब कुछ दिया है। ये रिसोर्सेस, मैंने जैसे कहा कि गांव की शुरुआत का, संस्कृति की शुरुआत कहां हुई, वो वहां हुई जहां ज्यादा से ज्यादा हम लोग एग्रीकल्चर, खेती कर सकते थे। पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए, हमारी ये जो संस्कृति है, सिंधु घाटी की जो संस्कृति है, वो क्यों आई? क्योंकि वहां की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। तो वैसे ही सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हमारे भारत की हुई, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा रिसोर्सेस, सबसे ज्यादा संसाधन है कुदरत ने, भगवान ने, इस मदर अर्थ ने, इस धरती माँ ने हमको दिए है, पहले से दिए है। और आप अगर बोलते हैं कि भारत में इतनी सारी आबादी, तो आज नहीं है, पहले से है, इतना दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, भारत में इतनी सारी संस्कृतियां, इतनी सारे नेचुरल रिसोर्सेस तो दिए हैं, लेकिन भारत में बहुत अच्छे ह्यूमन ब्रेन, बहुत अच्छे ह्यूमन पोटेंशियल भी बहुत जबरदस्त। और वो क्यों था? क्योंकि यहाँ की जो शिक्षण पद्धति थी, वो दुनिया की सबसे बेस्ट ऐसी शिक्षण पद्धति थी। यहाँ जो कल्चर, जो हम लोग कल्चर डेवलप करते थे, जो संस्कृति थी, जो पाठ, जो शिक्षा हम लोग बच्चों को, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को देते थे, वो दुनिया में वर्ल्ड क्लास थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय वो इस 2021 में नहीं, वो 700 साल पहले, उसके भी 700 बीसी में हमारे तक्षशिला में ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। और ऐसा विश्वविद्यालय जहां 10,500 लोग, 500 बच्चे या स्टूडेंट पढ़ा करते थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लोग भारत में पढ़ाई करने के लिए आते थे। इसके बारे में तो आपको मालूम ही नहीं होगा। और वहां उन दिनों 60 अलग अलग सब्जेक्ट थे, विषय थे, कि जिसमें ये लोग पढ़ते थे। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे यहाँ इतने यूनिवर्सिटीज थे, हमारे यहाँ इतने विश्वविद्यालय थे कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ, मैं आपको बोलता हूं, जितने ज्यादा हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुए, जितने लोग बाहर से आ गए, इन्होंने पहला काम क्या किया कि जो हमारी ये संस्कृति थी, हमारी ये जो धरोहर थी, हमारा ये जो वैभव था, उसको पूरी तरह से उन्होंने नष्ट कर दिया। तक्षशिला में ये दुनिया के सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय था, इसको मोहम्मद तुगलक करके एक आक्रमण उन्होंने किया था। उन्होंने इसको, वहां एक ग्रंथालय था, बहुत बड़ा ग्रंथालय था, उसको जलाया। क्या आप जान सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, लगभग 3 महीने तक वो ग्रंथालय जल रहा था। तो ये पूरी धरोहर, ये पूरी हमारे रिच हेरिटेज के बारे में जो लिखा था ना, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, वो पूरी तरह से नष्ट किया इन लोगों ने। कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब, कुछ भी ऐसा बचा नहीं कि जहां हम क्या थे, कैसे थे, क्यों थे, ये लिखा हो। कोई भी अगर आप देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ इन्होंने नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान तो अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने तो एक चीज नहीं छोड़ी। अंग्रेजों ने हमारे किले, इतने बड़े, इतने शानदार हमारे महल, किले, जो भी चीज उनको मिलती, उनको पूरी तरह से बर्बाद किया। ऐसी एक भी चीज उन्होंने छोड़ी नहीं। अगर आप सही तरह से जानना चाहते हैं कि हम लोग क्या थे, कैसी हमारी संस्कृति थी, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था थी, आज हमें बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि मैं अमेरिका में इस यूनिवर्सिटी में जाऊं, यहाँ पढ़ूं, वहां पढ़ूं, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ूं, कुछ नहीं थे, कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। ऐसे ही तरह के हमारे भारत के विश्वविद्यालय थे। और इसका दाखला, इसका प्रूफ मैं आपको देना चाहता हूं। उन दिनों कई सारे देशों के विद्वान पंडित भारत में आया करते थे, सिर्फ ये देखने के लिए भारत में आया करते थे, पढ़ने के लिए भारत में आया करते थे, ये व्यापार सीखने के लिए। और उन्होंने कुछ लिख के रखा है। सबसे ज्यादा लोग चाइना से आए। चाइना के कई सारे पंडितों ने, विद्वानों ने भारत के बारे में लिख के रखा है। अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भारत क्या था। रोमन के कितने सारे विद्वान यहाँ के गए, उन्होंने लिख के रखा है। अगर वो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। क्या आपको पता है कि रोमन जो संस्कृति है, रोमन के जो अवशेष है, वो रोमन के बाहर कहां मिले?
सिर्फ और सिर्फ भारत में। हमारे यहाँ साउथ में जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी के बाजू में ये मिले हैं। यानी इतना वैभवशाली, इतना गौरवशाली अपना भारत था। नेक्स्ट प्लीज। और क्या हम ट्रेड करते थे, क्या किस चीज का हम लोग व्यापार करते थे? ये वो सभी चीज जो सिर्फ और सिर्फ कृषि से मिलती है। दोस्तों, इतने अमीर, इतने बिजनेस, इतना ज्यादा व्यापार क्यों किया हम लोगों ने इतनी सदियों तक? सिर्फ और सिर्फ खेती की वजह से। जो भी चीजें हम लोगों ने ली ना, वो खेती से ली। क्योंकि उन दिनों जो भी व्यापार होता था वो एक्चुअली दो चीज वस्तु है, दो चीजों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो मूलभूत चीजें जो खेती से करते, और वो दूसरी एडवांस डेवलप्ड। लेकिन भारत ने कभी भी ये रॉ मटेरियल नहीं लोगों को भेजा। भारत ने इस एग्रीकल्चर से जो भी मटेरियल, जो भी उत्पादन होता था, उसके ऊपर प्रक्रिया करके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लोगों को भेजे। और इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही नहीं, तो भारत ने लोगों को अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स और इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब उन दिनों भारत ने पूरी दुनिया को दिए हैं। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत पूरी दुनिया को ये सभी चीजें देता था, और भारत सिर्फ लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करता था। ये सोना, चांदी, हीरे जवाहर, ये यही सब भारत मंगाता था। कुछ जरूरत नहीं थी भारत को किसी भी चीज की दूसरी जगह से मिलने की। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ हम और गेहूं और चावल बेचते, तो ऐसा नहीं। मैन्युफैक्चर्ड 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड वाज इंडिया। नेक्स्ट। दोस्तों, हमें सिर्फ आपने पढ़ा होगा कि एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स ये सिर्फ मसाले होते थे या बाकी कुछ होता, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट। अगर आप देखोगे तो हमारे जो चीजें हम लोगों ने दी, हम लोगों ने भेजी, उस दुनिया के जो भी जरूरतें थी, वो सभी जरूरतें भारत अकेला पूरा करता था। इतना पूरा करता था कि उन दिनों का, अगर आपने सुना होगा तो रोमन साम्राज्य था, चाइना का साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य ने आज का यूरोप, आज का इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब कुछ मिलके वो रोमन साम्राज्य था। आप पढ़िए जरा। और इस रोमन साम्राज्य का जो राजा था, उसको वहां के लोग, वहां के जो एडवाइजर होते हैं, जो सल्लाहकार होते हैं राजा के, वो बोलने लगे कि आप भारत के साथ अगर हम लोग इसी तरह व्यापार करेंगे तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि रोमन हमें सिर्फ सोना बेचती थी। और ये लिखित में है, ये मैं कुछ मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूं। लिखित में उन्होंने लिख के रखा है कि इस तरह से भारत का व्यापार था। इस तरह से भारत के व्यापारी पूरी दुनिया में फैले थे कि आज भी अगर आप देखोगे तो कई जगह पे आपको मंदिर, आपको बुद्धिस्ट की मूर्तियां नजर आएगी। क्यों? वो धर्म का प्रसार वगैरह करने कुछ नहीं गए थे, वो एक्चुअली बिजनेस करते थे। और काफी अच्छा, आप कहीं जगह जाएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे देश में ये लोगों ने इसको रखा नहीं। नेक्स्ट प्लीज। हम एग्रीकल्चर की भी बात करें तो उन दिनों के एग्रीकल्चर में सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्रीकल्चर हमारे यहाँ थे। उस एग्रीकल्चर को खेती करने के लिए जो इक्विपमेंट लगते थे, जो उपकरण लगते थे, जो मशीनरीज लगती थी, वो मशीनरी सिर्फ भारत ने डेवलप की थी। ऐसा समझे कि हम यहाँ पूरे मशीनरीज लेके खेती करते थे, और वहां कहीं तो यूरोप में बहुत पहले जैसे हम लोग अभी पिछड़े लोग करते हैं ना, वैसे खेती होती थी। नेक्स्ट प्लीज। तो हमारा एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस और डेवलप्ड था। ऐसी एक भी चीज नहीं थी भारत को जो लगती थी कि जिसके लिए भारत दूसरे किसी देश के ऊपर निर्भर हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि जहां अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत उस चीज को बाहर से मंगाए। इसलिए भारत ने पूरे ये 80% ऑफ द टाइम, पूरी सदियों में सिर्फ और सिर्फ सोना मंगाया। ये सोना और लग्जरी आइटम्स मंगाए, और हमारा देश सुजलाम सुफलाम था। भारत का जो उल्लेख, भारत का जो रेफरेंस, जो नाम लिखा है बाकी के देशों में, सुवर्ण भूमि करके, भारत के सुवर्ण भूमि, ये हिंदी में हम लोग बोलते इसलिए नहीं, ये हर देश ने लिखा है लैंड ऑफ गोल्ड, क्योंकि इतना सोना था, हमें कुछ चाहिए ही नहीं था बाहर से। और कुदरत ने हमें सब कुछ, इतना सब कुछ दिया है कि हमें एक भी चीज नहीं थी जो हम लोग बाहर से मंगाते थे। सिर्फ सोना आता था। वो सोने का धूर और सोने की चिड़िया आप जो बोलते हैं ना,
वो आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये एक्चुअली में ऐसा सब था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन दोस्तों ये सब चीजें बदल गई जब ये अंग्रेज आ गए। नेक्स्ट स्लाइड। अंग्रेज आने कौन? अंग्रेज आने एक कंपनी आई, एक प्राइवेट कंपनी, जिसका क्या फोकस था, जिसका एक ही एम था कि हमें बिजनेस बढ़ाना है, हमें अपने कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, कंपनी की ग्रोथ करनी है, ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करना है और बेचना है। तो एक कंपनी थी। और उन दिनों जैसा मैंने कहा कि पूरा भारत इतना बड़ा वैभवशाली था, तो सभी लोग आते थे, डच आते थे, पोर्चुगीज आते थे, ये आते थे, रोमन के लोग आते यहाँ बसते थे, सभी जगह अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने अपने बिजनेस धंधा शुरू किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन उन दिनों एक प्रॉब्लम था कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। हमारा पूरा देश ये छोटे छोटे राज्यों से भरा हुआ था और ये राज्य एक दूसरे के साथ लड़ते थे। तो ये अंग्रेजों ने हमेशा इसका फायदा लिया है। अगर हमारे देश के ना ये जो नुकसान, ये जो अधोगति की जहां शुरुआत हुई ना, वो यहीं से हुई। जब हम लोगों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया ना, तीसरे ने किसी का उसका फायदा उठाया और हमारा नुकसान कर दिया। वैसे ही हुआ। अंग्रेज लोग एक राजा के पास गए, उसको बोले अरे तुझे उसके साथ तेरा झगड़ा है, तुझे उसका राज चाहिए, तो हम तेरा साथ देते हैं, ये हमारी पूरी जो सेना है ना वो आपके पास रखो, इस सेना का जो खर्चा वगैरह वो आप दे दो। लेकिन ठीक है, आपको वो खर्चा देने की भी जरूरत नहीं, आप क्या करिए कि ये जो आपकी सब खेती है ना, उस खेती का जो पूरा राइट्स है वो हमें दीजिए, हम लोग खेती करेंगे, या जो लोग खेती कर रहे हैं उनसे हम लोग पैसे लेंगे, जो हम लोग अपना गुजारा करेंगे। और ऐसा करके जब राजा को लगा कि बस मुझे तो दूसरा राजा भी मिल रहा है और चलो ये ऐसा अपनी खेती के ऊपर हो रहा है, मुझे कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा करके 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 इन अंग्रेजों ने पूरा देश को गुलाम बनाया। नेक्स्ट। तो ऐसा देश जहां मैंने अभी कहा कि एक तरह 40% ऑफ द जीडीपी हमारी थी, पूरी दुनिया, जिस यूरोप की आप बात करें, अमेरिका तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, ये पूरी दुनिया की जहां भी आप देखोगे ना, सिर्फ भारत था वो गुलाम बन गया। इस तरह गुलाम बन गया कि ये जो कंपनी आई थी, ये जो ब्रिटिश आए थे, इन ब्रिटिश की सेवा करने के लिए पूरा भारत लगने लगा। सोचिए कहां से कहां आ गए हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। और इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने पूरी तरह से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, जो खेती थी, जो एग्रीकल्चर था, उसको बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने क्या तैयार किया, बस वही रॉ मटेरियल जो उनको चाहिए था वहां उनके फैक्ट्रियों में, उनके फैक्ट्री जो इंग्लैंड में थी, तो उन्होंने वही, तो फिर उनको कॉटन चाहिए तो वो उन्होंने किया, उनको इंडिगो डाई चाहिए थे वो किया, जो भी उनको लगता था वो किया। उन्होंने पोर्ट्स डेवलप किए। अभी हम लोग बोलते हैं कि बिहार कि बिहार में कुछ नहीं, बिहार यूपी में कुछ नहीं, झारखंड में कुछ नहीं, उड़ीसा में कुछ नहीं। अरे आप सोच नहीं सकते थे ऐसे विश्वविद्यालय इन राज्यों में थे। और तब ये जो हम लोग अभी मुंबई बोलते थे, ये तो एकदम छोटे छोटे बेट थे। इन्होंने अपने फायदे के लिए ये सब कुछ किया, अपने फायदे के लिए इन्होंने पूरी तरह से ये सब जो ये वैभवशाली जो श्रृंखला थी, ये जो धरोहर थी, ये पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और उन्होंने और एक चीज की, ताकि आपको समझे ना, ताकि किसी भी भारतीय को, इंडियन को, लोगों को समझे ना कि वो इतने वैभवशाली देश के वंशज है, इसलिए उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रायगढ़ है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कितने दिन तक जलता रहा, आपको मालूम है? क्यों जलाते थे ये लोग? इसीलिए कि लोगों को पता ना चले कि आप कितने वैभवशाली लोगों के वंशज हो। हर कोई चीज, आपकी पढ़ाई की हिस्ट्री, जो भी चीजें उनको मिलती थी, वो पूरी तरह से जला के बर्बाद करके रखा। कितना सोना, जो कुछ हम लोगों ने कमाया था, सब कुछ लेके रखा, ले लिए वहां। और इस तरह, और अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर हमारे भारत का कुछ किया होगा ना, वो था ये मेंटेलिटी, वो एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने क्या चाहिए था, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्लर्क बनाने थे, वैसे ही एजुकेशन सिस्टम उन्होंने तैयार किया। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, अभी मैं कैसे बोलूं, लेकिन बहुत सारे आज का भी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने जो लिखे हुए कायदे ना हुआ उससे चलता है आज।
तो इस तरह से उन्होंने हमारी मेंटालिटी ऐसी बदली, जो इतना वैभवशाली देश हुआ करता था, वहां रेस्टोरेंट के बाहर हमारे देश में इन्होंने ऐसे बोर्ड लिखे कि भारतीय और कुत्तों को अंदर आने के लिए मनाही है, ऐसा लाके रख दिया। और हम लोग भी बस वो माए बाप है, सरकार है, और बस वो नौकरी मिली तो सबसे अच्छी है, बाकी की तो चीजें करनी ही नहीं है। इस तरह से हमारी परिस्थिति हो गई। नेक्स्ट, और फिर जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के वक्त भी उन्होंने क्या किया हमें सब पता है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद वहाँ की सरकार ने, जब सरकार आई तब वो सरकार ने ये कहा कि ये जो अनुभव था अंग्रेज़ों का, तो फिर सरकार ने ये सोचा कि ये ऐसा नहीं करते। उन दिनों रशिया और चाइना ये जिस तरह का बिजनेस की प्लानिंग करते थे, इकोनॉमी की प्लानिंग उन्होंने की थी, और वो समाजवादी धोरण, यानी कोई भी अगर बिजनेस करना है, कुछ करना है, तो वो देश करेगा, देश के वहाँ की सरकार करेगी, बाहर के कोई आदमी नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने वो भुगता था कि कैसे अंग्रेजों ने सब कुछ किया। तो इसलिए वो डर के, या डर के नहीं, उस अनुभव से उन्होंने सोचा कि ये सभी जो बड़े बड़े उद्योग है वो भारत सरकार और वहाँ के जो भारत के जो बड़ी कंपनियां वो साथ मिलकर करें, और ऐसी इकोनॉमी की शुरुआत हो गई। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे जैसे इकोनॉमी की बढ़ती गई, ये गवर्नमेंट के जो पूरा स्ट्रक्चर था ये बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करने लगा, और इसीलिए ये पूरे पीरियड को बोलते हैं लाइसेंस राज। ये पूरे पीरियड में एक अलग मानसिकता, एक अलग सोच के साथ सरकार ने इस काम की शुरुआत की थी कि कोई फिर से कोई अंग्रेज ना आए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ के बाबू इतने सख्त हो गए, यहाँ के बाबू, यहाँ का रेड टेपिज्म इतना सख्त हो गया कि बिजनेस करना मुश्किल हो गया, और जिसका अनुभव आज भी हम लोग लेते हैं। एक छोटी सी भी चीज करने के लिए गवर्नमेंट में क्या लगता है, या आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट पेज। लेकिन फिर 1991 में ये पता चला कि नहीं, अभी बढ़ना है तो ये तो उदारीकरण करना पड़ेगा, और भारत के ये जो आर्थिक धोरण का उदारीकरण हुआ, और फिर ये शुरुआत हुई कि हम बाहर के कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, हम उनसे बिजनेस कर सकते हैं, बाहर की कंपनी आ सकती है, और ऐसा मिलजुल के पूरी दुनिया एक बिजनेस, एक मार्केट बन गया। नेक्स्ट पेज। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि आज की इकोनॉमी की स्टेटस क्या है। मैंने आपको बताया कि 80% ऑफ द टाइम हम लोग क्या थे, और मैंने वो 40,000 साल का कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सिर्फ वो आगे के जो 2000 साल है उसके बारे में बताया। लेकिन आज की स्थिति क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नेक्स्ट, आज 195 देश है जिनका वर्गीकरण यूनाइटेड नेशंस दो चीजों में करता है, एक विकसित और अविकसित। अभी अविकसित नहीं कहा जाता उन देशों को कहते हैं विकसनशील। हमारा भारत अभी विकसनशील ऐसे देशों में आता है, डेवलपिंग इकोनॉमी ऐसा हमें कहा जाता है। नेक्स्ट, इनकम अनुसार पूरे देशों को अलग अलग कैटेगरी में रखा है। तो भारत की कैटेगरी कौन सी है? तो हाई, मिडल, लोअर ऐसी कैटेगरी। मिडल इनकम के सबसे लोअर यानी मिडल, लेकिन लोअर मिडल, तो मिडल में से भी सबसे नीचे, ऐसी हमारी आज की इनकम की कैटेगरी है, ऐसे विश्व बैंक ऐसे कहता है। नेक्स्ट, हम पिछले साल 6वें स्थान पे थे, इस साल अभी 7वें स्थान पे है। जीडीपी को अगर हम लोग देखें तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा जीडीपी रहने वाला देश, इसकी कैटेगरी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने अभी एक रिपोर्ट दिया है, उसके अनुसार हम लोग 7वें स्थान पे हैं। यानी जितना जीडीपी है पूरे दुनिया का, उसके अनुसार हम लोग 7वें स्थान के ऊपर। नेक्स्ट, और परचेसिंग पावर पैरिटी, जीडीपी देखा हम लोगों ने क्या होता है, तो ये परचेसिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी क्या है? तो दोस्तों परचेसिंग पावर पैरिटी यानी आपके यहाँ, आपके देश में लोगों की क्रय शक्ति कितनी है, आपके यहाँ के लोग कितना सामान खरीद सकते हैं, क्या प्रोडक्ट, क्या सेवा खरीद सकते हैं, उसके अनुसार आपका स्थान क्या है। तो हमारा स्थान उसके अनुसार तीसरा है पूरी दुनिया में, तीसरा में सब, क्योंकि इसका कारण है पॉपुलेशन। इतने लोग हैं हमारे, इतने लोग हैं कि अगर हम सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से बेसिक चीजें भी देखें तो भी हम लोग
क्रय शक्ति के बारे में दुनिया में तीसरे है। नेक्स्ट। लेकिन यही अगर हम लोग पर कैपिटा निकालें, प्रति व्यक्ति अगर कितना इनकम हम लोग कमाते हैं, उसका अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में 145 यानी 145 इतना नंबर, इतना रैंक आज के दिन में हमारा है। 195 देश है, उसमें 145 इतना ये क्रमांक है अपना। यानी प्रति व्यक्ति की इनकम कितनी है, तो हम लोग इतने पीछे हैं। जो देश पूरी दुनिया में राज करता था, आज उसका ये हाल है। नेक्स्ट। अगर क्रय शक्ति के बारे में, यानी पूरा देश मिलकर कितना खरीद सकता है, ये तो हमने देखा है, ये तीसरा क्रमांक है। लेकिन एक आदमी, एक अकेली फैमिली कितना खरीद सकती है, उसका भी रैंक अगर हम लोग देखें तो हमारा नंबर है 122। नेक्स्ट। हमारा फॉरेन ट्रेड जब से हम लोग आजाद हुए तब से लेके आज तक, सिर्फ बीच में कुछ 5 साल छोड़े तो हमेशा ये निगेटिव ही रहा है। हमने हमेशा एक्सपोर्ट कम किया और इंपोर्ट ज्यादा किया है। अभी किस देशों में कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना के साथ क्या है, अमेरिका के साथ क्या है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, ये मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता। मैं इतना सिर्फ ब्रॉसली ये नंबर्स आपको आइडियल आराम से मिले। एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया करके भारत सरकार पब्लिकेशन करती है हर साल, इकोनॉमिक जो अपना साल है उसके बाद वो कर, तो आप अगर वो पढ़ेंगे तो आपको पूरे फिगर्स, पूरे नंबर्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको ये जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में हम ज्यादा बाहर से मंगाते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट। इस साल का अगर आप फिगर देखेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट जितना था वो 493 बिलियन का था, इंपोर्ट 505 बिलियन का था, और इन दोनों में जो ट्रेड डेफिसिट था, जो निगेटिव जो ट्रेड में मैंने बोला, वो था 12.74 बिलियन का। नेक्स्ट। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि आज जो भी हम लोग बाहर से मंगाते हैं, जितना भी पैसा हम लोग बाहर के लोगों को देते हैं बाहर का मंगाने के लिए, 30 से 35, 30 भी नहीं, 32-33% से लेके 35% तक ये पैसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑयल एंड गैस मंगाने के लिए पे करते हैं। नेक्स्ट। अगर हम लोग 100 रुपए देते हैं तो वहां 100 रुपए से 30 से 35 रुपए हम लोग सिर्फ ये पेट्रोलियम के लिए देते हैं। क्या आप समझते हैं? और ये पूरे जब से हम लोगों ने आजादी ली है तब से ये सब चल रहा है। दूसरे क्रमांक पे है जेम्स ज्वेलरी, यानी हीरे जवाहरात और ये सब कुछ। ये क्रूड हीरे और क्रूड जवाहरात आते हैं, और हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक संस्कृति है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे कारीगर है, वो इसको बहुत अच्छी तरह, अगर आप हीरा क्रूड आएगा और इसको बहुत अच्छा तराशेंगे, बहुत अच्छे उसको करेंगे, ऐसे अच्छे लोग अपने वो करके फिर हम लोग फिर से उसको एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी मशीनरी, केमिकल्स, बाकी तो चीज है। लेकिन सोचिए कि एक इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। पेट्रोलियम का अगर एक भाग भी हम लोगों ने संभाल लिया तो हम लोग बस हमारी पूरी चीज बदल सकती है। नेक्स्ट। अगर आप एक्सपोर्ट में देखोगे तो नंबर 1 एक्सपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये कुछ कंपनियां हैं कि जो सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स में काम करती है, और वो क्या करती है कि बाहर से क्रूड ऑयल मंगाती है और उससे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट तैयार करके फिर से उनको दे देती है। और ये वैसे एक एग्जांपल है रिलायंस का। रिलायंस की कंपनी अगर आपने देखी थी, रिलायंस का जो मेजर इतनी बड़ी जो रिफाइनरी, वो बेसिकली पेट्रोकेमिकल्स में एक्सपोर्ट करती है। तो वो लाके रिफाइन किया और वो प्रोडक्ट्स दे दिए। जेम्स ज्वेलरी में क्या, यानी रत्न और जवाहरात में क्या किया, तो वो क्रूड लाए, उसको अच्छा ढांचा बिछा, उसको अच्छा जो कुछ कलाकुसर उस पर की और लोगों को दिया। इस तरह से आज हमारा व्यापार चालू है। नेक्स्ट। ये मेजर पोर्ट्स है जिससे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट। क्रूड ऑयल। तो चलिए बात करते हैं कि क्या स्थिति है, क्या चीज है जो बदल सकती है इस हालत को। दोस्तों इस साल की फिगर, जो क्रूड ऑयल हम लोगों ने मंगाया वो लगभग 4,70,000 करोड़ का मंगाया। और जिस सीएनजी की हम लोग बात कर रहे हैं
वो सीएनजी लगभग 60,000 करोड़ की हम लोगों ने इस साल मंगाई। तो लगभग 5,30,000 करोड़ हम लोगों ने बाहर के देशों को दिया, जो पूरा पैसा हम लोग अपने लोगों को, अपने किसानों को दे सकते हैं। अभी इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस ना। जिस एलएनजी यानी वही मीथेन जिसको हम लोग तैयार करने वाले, वो 100% हम लोग तैयार कर सकते हैं। और क्रूड ऑयल से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट के एप्लीकेशन है, वो 100% रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग अपने प्रोडक्ट के साथ। सोचिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर। इस साल फर्टिलाइजर के लिए भारत ने 52,800 करोड़ रुपए पे किए। इस साल की फिगर है ये फर्टिलाइजर जो हम लोग हमारे किसानों को देते हैं या खेतों में इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरा हम लोग तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, और ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसकी तो मैं बात ही नहीं करता। इसमें तो कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट है ना कि जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारा वो जीडीपी में भी शामिल है, सब कुछ है, जो एक्चुअली उसका मुनाफा, उसका प्रॉफिट हमारे लोगों को नहीं आ रहा है, बाहर की कंपनी को जा रहा है। नेक्स्ट, तो अभी ये प्रॉब्लम्स देखिए, हमारा इतिहास हमने देखा, देखिए कैसे कैसे इसको बदले, कैसे हम फिर से हमारे उस तरह को जाए। चलो देखते हैं। नेक्स्ट, आप पहले तो आप याद रखिए, जिस नेचुरल रिसोर्सेज के बलबूते पर, जिस चीज के ऊपर हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, नंबर 1 देश थे, सोने की चिड़िया थे, स्वर्ण भूमि थे, वो सभी रिसोर्सेज, वो सभी चीजें आज भी अपने पास है। ये धरती माँ ने जो कुछ दिया है, कुदरत ने सब कुछ दिया, वो आज भी हमारे पास है, ये कहीं गया नहीं है। जिसको लेके हम लोगों ने सब कुछ किया, वो आज वो सब कुछ वैसे ही वैसा है। ये अंग्रेजों ने, बाकी के लोगों ने हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हमारी तबाह की है, हमें लुट के चले गए, लेकिन उससे फिर से निर्माण करने के लिए जो कुछ चाहिए वो आज भी हमारे पास है। नेक्स्ट, और जब मैं टैलेंट की बात करता हूं, शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था की ठीक है, लेकिन लोग जो इसको, इस संसाधनों को, इस रिसोर्सेज को आगे लेके जाते हैं, ऐसा टैलेंट भी आज भी हमारे देश में है। अब मुझे बताइए, ये जो नंबर 1 देश है, पूरे नंबर 1 कंपनियां हैं पूरी दुनिया में, एप्पल, गूगल, ये सभी जो कंपनियां आपको नजर आती है, ये सभी कंपनियां बेसिकली आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, उससे रिलेटेड है। और आपको पता है, सबको पता है कि दुनिया में आज भी आईटी में अगर नंबर 1 कुछ है तो वो है अपना देश। यहां तक के नासा में भी, सिर्फ आईटी की बात नहीं कर रहा हूं, नासा में भी, नासा आप समझते हो, अमेरिका की सबसे बड़ी सर्वोच्च वो स्पेस रिसर्च की संस्था, जो दुनिया में नंबर 1, उस संस्था में भी 60% जो साइंटिस्ट है वो आज भी इंडियन है। आप जहां भी जाओ वर्ल्ड में, साइंटिस्ट की कैटेगरी अगर देखोगे, एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी अगर देखोगे, उसमें भारत के लोग, हमारे सभी यंगस्टर बहुत ही आगे। नेक्स्ट, सत्य नडेला साहब जो माइक्रोसॉफ्ट के हेड है। एंड नेक्स्ट ऑफ कोर्स हमारे अब्दुल कलाम सर। दोस्तों, जरूर ये नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज भी ये कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। आप भी लोग जो हो ना, आप जो हमारे साथ आए हो, क्या देख के आए आप? क्या ऐसे कुछ टेक्निकली हम लोगों ने आपको बताया आप इतना पैसा डालो, इतना पैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया किसी को हम लोगों ने। आज जो इतना परिवार हमारा बढ़ रहा है, इतना हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, आप लोग हो ना, आप लोग, हम लोग, सब लोग, ये सभी लोग अभी आज भी उसकी साक्षीदार है, उसका प्रूफ है कि आज भी हमारे देश में वो टैलेंट है, जिस टैलेंट ने अपने देश को उतना बड़ा किया था। नेक्स्ट, अभी जिस फ्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये 5,30,000 करोड़, तो अगर उतना भी हम लोगों ने किया, जितना हम लोगों ने अभी पिछले साल या इस साल दिया, उसको 100% अगर सब्स्टिट्यूट किया ना हम लोगों ने, वो 35% जो बिल है इंपोर्ट का, उसको बंद किया ना, तो हमारी, सोचिए, वो 5,30,000 करोड़ हमारे यहाँ, हमारे देश में आएंगे, हमारे किसानों को, लोगों को, शिक्षा को, मेडिकल सर्विसेज में आएंगे। आप सोच सकते सिर्फ इतना काम करके कितना जबरदस्त डिफरेंस हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट, लेकिन इससे भी ज्यादा आज जो पोटेंशियल हमारे पास है उसके बारे में सोचते हैं ना जरा। मैं हमेशा कहता हूं ना कि हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया के लिए 20%
20% इतना फ्यूल, इतना ईंधन का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। 20%। आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट करता है वो कौन है? सऊदी अरेबिया। कितना करता है? 17%। और 17% के साथ उनको कितना पैसा मिलता है आप सोच भी नहीं सकते। लगभग 117 से लेके 120 बिलियन डॉलर हर साल तो उनको ऐसे मिलते हैं। सर उतना जाने दीजिए। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि 10% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। आज हमें कितना लगता है? 4% से 4.5%। और उस 4% के लिए हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं? 5 करोड़ 30 लाख। और उससे डबल कितना होगा? चार्ज का 8, 4.5 बोल रहा तो 9, उससे भी ज्यादा। हम लोग 10% की बात है। अगर 10% हम लोग तैयार करके बेचे तो कितना बिलियन डॉलर। और मैं एक बात बताता हूं कि ये वो फ्यूल नहीं है, ये भी समझने वाली बात है ना। ये वो फ्यूल नहीं है कि जो बाकी की जगह पर मिलता है फ्यूसल फ्यूल और उसको ही हम लोग दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये दवाई है, दवाई। आज की तरह जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और कहीं सभी जगह हो रही है। अमेरिका में जाओगे तो एक जगह वो तूफान आया है, वहां बाढ़ है, और दूसरी जगह पूरी आग लग चुकी है। जाके आप देखो, रशिया में देखो, चाइना में देखो, जो उत्तराखंड में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, केरला में हो रहा है ना, वो सब भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, वो चाइना में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ये ईंधन। और जो हम लोग कर रहे हैं ना वो कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन निगेटिव फ्यूल है। यानी ऐसा तो कुछ होगा ही, होने नहीं देगा। ऊपर से लोगों को ये जो कचरा उन्होंने किया है उसको साफ भी करेगा ये नेपियर ग्रास हमारा। तो सोचिए कितना फर्क पड़ेगा जब हम लोग ये काम करेंगे। नेक्स्ट, और इस जिस फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूं वो फर्टिलाइजर तो केमिकल फर्टिलाइजर है। एक तो हम लोग जो फर्टिलाइजर बनाएंगे उस फर्टिलाइजर को आप वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट के साथ मत कंपेयर कीजिए। ये सॉइल कंडीशनर है। आपकी खराब हुई जो जमीन है ना, इस केमिकल से उसको भी 100% वो अच्छा बना सकते हैं। ये दवाई है उसके लिए, जमीन के लिए दवाई बना रहे हैं हम लोग। और ये जमीन की जो दवाई है ना वो पूरी दुनिया को, और ये बनेगी सिर्फ और सिर्फ पौधों से, ये बनेगी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर कृषि से। ये क्रूड ऑयल से आपने वो केमिकल फर्टिलाइजर निकाला, ऐसे नहीं होगा। अभी कर ही नहीं सकते आप। नंबर 1 किलर बन चुका है कैंसर। दोस्तों आज हमारे पास इतना पोटेंशियल है जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं एमसीएल की तरह। हम लोग आराम से ये 52,800 करोड़ हम लोगों ने बाहर को दिया ना, आराम से हम अपने लिए जितना चाहिए उतना फर्टिलाइजर बना ही सकते हैं। आराम से हम लोग जो डिग्रेडेड जमीन है उसको फिर से हरा भरा फर्टाइल कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन हम पूरी दुनिया को जितना लगता है ना फर्टिलाइजर उतना भी बना सकते हैं। आज हमारे देश को कितना फर्टिलाइजर लगता है? तो लगभग 500 लाख मेट्रिक टन अपने भारत को लगता है साल का फर्टिलाइजर। और पूरी दुनिया को कितना लगता है? लगभग 2500 लाख मेट्रिक टन इतना लगता है। जिस तरह से एमसीएल के मॉडल है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से किसान हमारे साथ है और वो रेडी है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, हम लोग पूरी दुनिया के लिए फर्टिलाइजर बना सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ईंधन जैसा कि ईंधन सब बाकी की जगह पे बहुत सस्ता है। फर्टिलाइजर बहुत अच्छे पैसे हमारे किसानों को दे सकता है। नेक्स्ट, पेट्रोकेमिकल के बिजनेसेस। ये 500 बिलियन डॉलर का माल पूरी दुनिया में बेचा जा सकता है, जाता है आज के तारीख में। ये रबर, प्लास्टिक वगैरह सब कुछ जिसको हम लोग पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। लेकिन उसको रिप्लेस करने वाली जो चीजें है ना, नेक्स्ट, जो हम लोग तैयार करके लोगों को बेच सकते हैं, पूरी दुनिया को बेच सकते हैं, इसके बारे में आपको तो सोचने की भी जरूरत नहीं। कई सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं ना कि जो रेडीली, जो हम लोग हजारों सालों से बनाते आ रहे हैं। कल ही मैडम ने, प्राची मैडम ने और लवे सर ने मुझे एक पिक्चर भेजा कि जर्मनी के लोगों ने बताया कि देखो हम लोग कैसे पत्तों से हम लोग प्लेट्स तैयार कर रहे हैं, पत्तों से प्लेट्स तैयार कर रहे हैं। अभी उसका पिक्चर मेरे पास नहीं है। प्लेट्स और वो क्या बोलते हैं उसको, वाटी तैयार करते हैं। और नीचे लिखा था कि ये तो भारत 1000 सालों से, कम 1000 सालों से तैयार कर रहा है, गांव में तैयार कर रहा है। तो जो हम लोग कर रहे हैं वही है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आपके गांव में कौन से लोग क्या कर सकते हैं, बाम्बू से क्या बना सकते हैं, पौधे से क्या बना सकते हैं, बस वही करना है आपको। हजारों लाखों साल से जो चलता आ रहा है ना उसको चलाना आगे।
इसमें भी बहुत अच्छा रेवेन्यू, बहुत अच्छा इनकम हम लोग कर सकते हैं। अमेजोन ने लगभग 1000 करोड़ का ऑर्गेनिक से ऐसे ही प्रोडक्ट्स, 1000 करोड़ की प्रोडक्ट्स बेचे पिछले साल। नेक्स्ट, तो इमेजिन द रेवेन्यू वी कैन ऐड, इमेजिन ये सब चीजें। और इसमें कोई भी चीज, ये पूरी श्रृंखला, एक तो लोग जो बोलते हैं हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये मुझे सोचिए बस। और वो नहीं रहा ना, जो जो भी हम लोग कुछ पढ़ सकते थे, जो कुछ कर सकते थे, देख सकते थे, वही अंग्रेजों ने और बाकी सभी लोगों ने तबाह कर दिया। नहीं तो हम लोग समझ सकते थे कि हम लोग वो वैसे है। हमारी वो मानसिकता ना, वो पहले बदलनी पड़ेगी। ये सभी चीजें जो मैंने अभी बताई ना आपको, ये सभी करने लायक है और करेंगे हम लोग। एमसीएल तैयारी हुआ इसके लिए, ये काम करने के लिए। और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना होगा, कितना हम लोग करेंगे। हमें फिर से उस स्थान पे जाना है जिस स्थान की काबिलियत हमारे पास है। नेक्स्ट, सुजलाम सुफलाम, यह है हमारा लक्ष्य। ऐसी कोई भी चीज, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि तहसील में कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसके लिए हमें तहसील के लोगों को, हमारे गांव वालों को, हमारे किसानों को निर्भर होना चाहिए कि बाबा आप पैसे दोगे, आप मेरे ऊपर एहसान करोगे, तब जाके मेरे बच्चे पढ़ेंगे या मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ है जो हम लोग कर रहे हैं। और फिर से हर गांव को, हर तहसील को हम लोग सुजलाम सुफलाम बनाएंगे, पूरे देश को सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। और जो वैभव जो हम लोगों ने गवाया है लोगों को, फिर से उसको लेके आएंगे। और इतना हमारे इसमें काबिलियत है। नेक्स्ट, आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर ध्यान देना दोस्तों। एक देखो, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फेज में अभी है। एक फेज था सेमिनार जो आपने किया, आपने इतना जबरदस्त परिवार लोगों के साथ तैयार किया। लेकिन आज जो दूसरा फेज है एग्जीक्यूशन का, बस यहाँ हमें उसी तरह से काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो करोगे। अगर मैंने आपको कुछ लिस्ट दी है काम के लिए, आपको कुछ लगता है कि ये लिस्ट, ये कैसे मैं करूं, क्या करूं, ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं किसी एक कॉर्पोरेट को बोलूं और उसको बोले कि जा ये 150-200 लोकेशन पे आपको ये काम करना है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्यों चाहते हैं कि आप लोग उस पर ट्रेन हो, एक्सपर्ट बने? क्योंकि आज के तारीख में अगर बिजनेस करना है तो हमें बाकी के जो देश है उनसे बेहतर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। हमारे बाजू में चाइना है, बाकी के देश है, उनसे बेहतर काम करना पड़ेगा। और ये काम तभी होगा जब हमारे सभी उद्योजक इसमें माहिर होंगे। और कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम लोगों ने कुछ भी चीज आपको दी है करने के लिए, तो ऐसा समझिए कि उसके लिए बहुत पीछे, उसके पीछे एक कुछ एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण, जो हमें आगे लेके जाने वाला है। तो दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अभी इस बहुत इंपॉर्टेंट फेज में उसी तरह से काम करें जैसे आपने काम किया। मिलके हम लोग इस फेज 1 के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं और अपने देश को फिर से उस मकाम, उस लेवल तक लेके जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू श्याम सर। एंड आज आप लोगों ने दोस्तों सीखा व्यापार मतलब क्या है, व्यापार मतलब वस्तु विनिमय, पॉजिटिव ट्रेड, निगेटिव ट्रेड क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, कैसे भारत देश प्रगत था और सिर्फ वो था जिसकी वजह थी एग्रीकल्चर। दोस्तों, इसी एग्रीकल्चर के वजह से हम नंबर 1 के स्थान पर थे। लेकिन आज हम कहां पर है? तो आज हम है डेवलपिंग कंट्रीज। दोस्तों, आज हमें फिर से मौका मिला है कि हम इस चित्र को बदल सकते हैं। श्याम सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इस मिशन को जो शुरुआत किया है उसे अंजाम हम सभी मिलकर देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच हमारी आंखें खोलने के लिए और हमें इस राह पर लाने के लिए और इस राह पर आगे चलने के लिए मदद करने के लिए। दोस्तों, आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि कृपया चैट बॉक्स में दी गई इस लिंक के ऊपर जाकर आप अपना फीडबैक हमें भेज दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। आपने आज फिर एक बार एयर पोल्यूशन, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में पूरी दुनिया में है, जिसके बारे में आपने बताया। लेकिन छोटी छोटी चीजें कर हम इसे मिटा नहीं सकते। इसके लिए हमें शाश्वत ऐसा एक सॉल्यूशन चाहिए, और वो सॉल्यूशन जो श्याम सर ने हमें बताया है वह है एमसीएल से बना हुआ ईंधन। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो 35%
हमारे इनकम का जो हम स्पेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने में, श्याम सर मैं आपको एमसीएल की ओर से इस बात की ग्वाही देता हूं कि हम जल्द ही इस चित्र को बदल देंगे और हम आज जो आयात करने वाले देश है वो कल हम निर्यात करने वाले बन जाएंगे। हमारा पैसा हमारे पास रहेगा। हम विकसनशील देश नहीं बल्कि विकसित देशों में गिने जाएंगे और धरती माँ ने जो रिसोर्सेस हमें दिए हैं उन्हीं रिसोर्सेस का यूज करते हुए हम इस चित्र को बदल देंगे। हमारी मानसिकता बदलने के लिए श्याम सर हम आपके शुक्रगुजार है। मैं पूरी एमसीएल फैमिली की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और शुक्रिया अदा करता हूँ एमसीएल की पूरी टीम का, शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का जिन्होंने इसके ऊपर भरोसा रखा और हर शुक्रवार आप इस सेशंस को आते हैं, सीखते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। और आज फिर एक बार जो स्लोगन लवेश सर ने हमें दिया है उस स्लोगन को मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा और वो है आपको देश की मिट्टी का वास्ता है, आपको देश की मिट्टी का वास्ता है। एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। दोस्तों मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अब हमें एक बड़े मिशन के ऊपर जो हम चल पड़े हैं, हमें अपने परिवार का और अपने पूरे एमसीएल परिवार का ख्याल रखना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने साथ साथ औरों को भी इसी प्रकार एमसीएल के मिशन में लाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं ये घोषित करता हूं कि आज का ये वेबिनार यही खत्म हुआ। धन्यवाद।